हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपका यहाँ पे जो चैप्टर है इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका 11th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, जो 11th स्टैंडर्ड का जो लास्ट, मेरे हिसाब से शायद लास्ट चैप्टर ही है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा हिस्सा वहाँ पे है और बाकी सब ये आपके 12th में है। तो मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करूँगा जो भी आपका टॉपिक 12th में दे के रखा है तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्विक रिवीजन 11th का लेना ही पड़ेगा। और मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करूँगा, उतनी ही बातें 11th की करूँगा स्टार्टिंग में जितनी की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग वापस 12th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पहले 11th वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, जो आपका सेमीकंडक्टर्स होता है, सेमीकंडक्टर्स ये कौन से मटेरियल्स होते हैं? देखो, सेमीकंडक्टर्स जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो दो चीज़ों के बीच में, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इसकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब क्या कि कितना करंट इसके थ्रू पास हो सकता है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है, कितना करंट इससे पास हो सकता है, मतलब ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या बुरा कंडक्टर है। अगर हम ऐसे देखें तो आपने दो चीज़ों के बारे में सुन रखा होगा, एक तो आपका कंडक्टर्स है और दूसरा आपका इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो एकदम हाई होती है, बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, बड़े आसानी से करंट इसके थ्रू पास हो जाता है। पर इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर्स जो है वो करंट को पास होने ही नहीं देता, इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। समझे? अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इनके बीच में आती है। मतलब सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर्स की इतनी ज़्यादा होती है और ना ही इंसुलेटर्स की इतना कम होता है, इसके बीच में आता है। तो अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास कंडक्टर्स अवेलेबल है पहले से ही जिसकी कंडक्टिविटी एकदम हाई है, तो फिर हम लोग इंसुलेटर्स के सेमीकंडक्टर्स पे क्यों जाते हैं? तो इसके कुछ रीजंस है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप कंडक्टर्स के कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर मुझे ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए तो मैं कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, कम चाहिए तो कम कर सकता हूँ। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में है, जो जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे उसमें सेमीकंडक्टर्स जो है वो यूज़ किए रहते हैं और बड़ी मात्रा में यूज़ की जाती है। तो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो सेमीकंडक्टर्स पे खड़ी है अभी, और काफ़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होता है। तो स्टडी करते हैं पहले सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको बैंड थ्योरी की बात होगी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हल्का फुल्का इसके बारे में देख लेते हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, देखो मैं उतने डीप और डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से इस थ्योरी को आपको बता दे रहा हूँ। देखो होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर मान लो मैं एक सिंगल एटम की बात करता हूँ, एक सिंगल एटम की बात करता हूँ, तो एक सिंगल एटम में क्या होता है, ये तुम्हारा एक सिंगल एटम है, मान लेते हैं हम लोग सोडियम एटम की बात कर लेते हैं, ये रहा सोडियम एटम। अब आपको पता है कि सोडियम एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 11 है। सॉरी, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होगा ना, 6 4 10 11। हाँ, इसके लास्ट शेल में अगर आप देखोगे, लास्ट ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ना अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करता हूँ, इसमें आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे हुए होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, ये भी आप जानते हो। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डायग्राम बनाऊँ तो इसको हम लोग एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, एनर्जी डायग्राम बोलते हैं, और इस एनर्जी डायग्राम में हम अलग अलग एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे 1s का एनर्जी लेवल इतना होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एनर्जी प्लॉट करते हैं और 1s का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तो वो एनर्जी यहाँ पे ये इतना हो जाएगा, इतना एनर्जी है 1s का। 2s का इतना एनर्जी है, 2p का मान लेते इतना एनर्जी है, और 3s का इतना एनर्जी है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके 1s में रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में आप 2s में होगा,
और 6 इलेक्ट्रॉन आपके 2p में होंगे और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आपका 3s में होगा। जब हम लोग सिंगल एटम की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होता है ना, दीज आर नथिंग बट एनर्जी लेवल्स, मतलब आपका सिंगल एनर्जी लेवल्स होगा जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं 2 एटम की बात करूँ, 2 एटम अगर मान लो 2 एटम्स, इफ यू हैव 2 एटम्स, तो इससे होता क्या है, 2 एटम अगर आपके पास है तो जैसे मान लो यहाँ पे एक सोडियम एटम है यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, और यहाँ पे सेम दूसरा आपका एटम है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसके जो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है कि इस एटम का है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा जो कि इस एटम का होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस एटम का है, इसका अगर तुम देखोगे तो इस न्यूक्लियस से और इस न्यूक्लियस से जो दूरी है वो लगभग एक जैसी लग रही है, क्योंकि अगर मैं 2 एटम यहाँ पे लेके रखा हूँ तो मैंने इस 2 एटम को बहुत नज़दीक रखा हुआ है। और आपको पता है जो सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स में आपके एटम्स बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है, या जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, दे आर टाइटली पैक्ड। तो मान लेते हैं कि सोडियम जो कि एक सॉलिड है, सोडियम सॉलिड के 2 एटम्स को मैंने यहाँ पे देख रखा है और 2 एटम बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे के। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आप देखोगे तो इसको लगता है कि ये इस एटम का है या इस एटम का, इस बीच में वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो लगभग आपको एक जैसा दिखेगा इस इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही बाकी इलेक्ट्रॉन्स के भी होंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर हम ये 2 एटम्स के एनर्जी लेवल की बात करें, जैसे मान लो ये आपका 1s है, 1s का आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1s का आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होगा, दोनों को आपको एक जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। अब एक प्रिंसिपल है यहाँ पे, उसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसका सब कुछ सेम नहीं हो सकता। अब वो डिटेल में मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं जा रहा हूँ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। क्वांटम नंबर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब आप 2 एटम को एक साथ लेकर आते हो, तो मान लो मैंने 1s के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, अब 1s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 1s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, दोनों इतने नज़दीक है कि दोनों एटम आपको अलग अलग जैसा फील ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि भाई ये सिचुएशन दोनों का एक जैसा ही है और दोनों एक जैसे एटम आपस में चिपके हुए हैं। तो इसका मतलब 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, राइट। होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन का सब कुछ सेम हो जाएगा। जैसे 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़ूँ मैं इस एटम का, और इस एटम का 1s का इलेक्ट्रॉन पकड़ूँ, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही एटम के, दोनों सोडियम एटम के, दोनों एक ही एनर्जी लेवल के हैं, सब कुछ तो इन दोनों एटम का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम है, दोनों 1s के हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनका चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि इतने नज़दीक रहते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बचाने के लिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या कहना था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर चारों के चारों नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सिर्फ एक एटम के लिए वैलिड था, पर ठीक है, यहाँ पे 2 एटम को अगर आप नज़दीक लाओगे तो वो एक जैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक होते हैं, अलग अलग जैसा बिहेव ही नहीं कर पाते हैं, एक जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। और दोनों का अगर मैं 1s के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूँ तो दोनों का सब कुछ सेम होगा, एग्जैक्टली सिचुएशन सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम एटम के हैं, सेम ऑर्बिटल के हैं, सेम एनर्जी लेवल के हैं, इन दोनों का क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से होता क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उस पर खतरा आ जाता है। अब उसको बचाने के लिए होता है क्या यहाँ पे, ये बहुत ही वेग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ठीक है, यहाँ के लिए आप समझ जाओगे, वैसे भी 11th की चीज़ें आने वाली हैं नहीं, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, इस तरह से एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं समझने के लिए। तो होता क्या पता है क्या, जब आप 2 एटम ले लोगे तो 2 एटम में जो 1s का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि दोनों में 1s इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सब कुछ सेम है, और ऐसा हो नहीं सकता। तो इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए आपका जो 1s का यहाँ पे एनर्जी लेवल है वो बहुत ही
नज़दीक नज़दीक दो छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और ये बहुत नज़दीक होता है। जैसे मान लो 1s का एनर्जी जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या होगा, ये आपस में दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक -3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और एक -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ से हटा देता हूँ मैं, नेगेटिव में मान लो। तो देखो बहुत ही नज़दीक नज़दीक के एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गए, है ना। एक 3.3 बन जाएगा, एक 3.5 बन जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रह लेंगे। 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेंगे। इससे क्या होगा, आप ये माना जा सकता है कि अब ये दो अलग अलग ऑर्बिटल में है। हालांकि दोनों 1s में ही है, पर ये 1s दो में स्प्लिट होकर अलग अलग हो गए। तो यहाँ से आप माना जा सकता है कि दो अलग s ऑर्बिटल के और ये दो अलग s ऑर्बिटल के। इससे पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बच जाएगा, ठीक है। तो ये दो में स्प्लिटिंग हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं 2s की बात करूँ तो ये 2s भी दो में स्प्लिट हो जाएगा, 2p भी दो में स्प्लिट हो जाएगा, और 3s भी दो में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये तो दो एटम्स की बात हो गई। अगर मान लो मैं पूरा का पूरा एक सॉलिड ही उठा लेता हूँ, सॉलिड, पूरा का पूरा एक सॉलिड उठा लिया। अब यार सॉलिड में तो 1 करोड़ एटम्स होंगे, और ये 1 करोड़ एटम्स पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड है। तो अगर मैं ये 1 करोड़ एटम्स का एनर्जी लेवल बनाऊं तो वो क्या बनेगा बताओ मुझे। मान लो 1s का मैं अगर सपोज करूँ यहाँ पे देखूँ तो अब 1 करोड़ एटम्स है साथ में, तो 1 करोड़ एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी, 1 करोड़। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 1 करोड़ एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होगी तो आपको, और एकदम नज़दीक नज़दीक होगी, तो आपको क्या दिखेगा इसमें। मान लो 1 करोड़ एनर्जी लेवल्स 1s बैंड जो है वो 1 करोड़ में स्प्लिट हो गया, तो आपको लगता है कुछ दिखेगा यहाँ पे। पूरी तरह से यहाँ पे आपका, क्योंकि बहुत नज़दीक नज़दीक बैंड्स होंगे, लेवल्स होंगे, तो सारे आपको ना एक बैंड की तरह दिखाई देगा इस तरह से। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बैंड की एनर्जी है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी और ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी 1s का। और इसमें सारे के सारे आपके जितने भी एटम्स है, मान लो 1 करोड़ एटम्स हैं, 1 करोड़ एटम्स के 1 करोड़ 1s इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे के सारे 1 करोड़ 1s इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में रहेंगे। अब हम एनर्जी लेवल ना बोलकर इसको एनर्जी बैंड्स बोलते हैं, और इसे बोला जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो अगर आप किसी सॉलिड को पकड़ लोगे जिसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी लेवल में है, ये बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अब एनर्जी लेवल्स की बात ना करके एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। क्योंकि 1s का बहुत सारा नंबर ऑफ स्प्लिटिंग हो चुका है और वो बहुत नज़दीक होंगे, क्लोजली पैक लेवल्स होंगे, तो ये पूरा का पूरा बैंड बन जाता है। और हम बोलेंगे इस सॉलिड का, जैसे सोडियम की बात करें तो इस सोडियम के सॉलिड का 1s के जितने भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस एनर्जी लेवल से लेकर इस एनर्जी लेवल तक होगा। अब हमको रेंज मिल जाएगा 1s का, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हम बोलेंगे कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स 1s बैंड में हैं। समझ गए। उसी तरीके से आपका 2s बैंड होगा, 2p बैंड होगा और 3s बैंड होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1s 2s, ये हो जाएगा आपका 2p, और ये आपका हो जाएगा 3s। 1s 2s 2p और ये 3s बैंड। देखो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो लास्ट बैंड है जिसमें सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस बैंड को हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स की। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो इसमें भी ऐसे स्प्लिटिंग होगी, और सेमीकंडक्टर में भी आपको इस तरीके के बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है वही इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं जो लास्ट शेल में रहते हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के घूमना चालू करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी अपना जो ऑर्बिट है वो छोड़ेगा नहीं, या अपना शेल छोड़ेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ के रखा रहता है। लेकिन जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाए या फिर चार्ज फ्लो करने लग जाए,
राइट। तो अगर कोई चार्ज फ्लो करेगा तो लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करके करंट पैदा करवा सकता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे। इसका मतलब लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा आपको? लास्ट बैंड में मिलेगा, मतलब वैलेंस बैंड में मिलेगा। इन शॉर्ट वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, अंदर वाले जो भी बैंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता। तो हम अंदर वाले बैंड की अब बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैलेंस बैंड की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही हमारे काम की चीज़ है। तो मान लो आपका ये है वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड, इसको मैं वी भी लिख रहा हूँ, वैलेंस बैंड, ठीक है। और देखो इसमें एक और चीज़ होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली में फ्री नहीं होते हैं भागने के लिए, उन वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस ने पकड़ रखा होता है। तो अगर आपको चाहिए कि भाई वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से छूटें अपने एटम से और भागना चालू करें, इसके लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है सेमीकंडक्टर को। जब आप थोड़ी सी एनर्जी देते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक और बैंड बना के उसके अंदर चला जाता है। देखो बैंड कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, बैंड का मतलब होता है एनर्जी लेवल, मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी से लेकर इस एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप थोड़ी और एनर्जी दोगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी आ जाएगी, समझे? तो वो एक और हायर बैंड में चले जाते हैं और इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गया तो आप समझ जाओ कि वो फ्री हो चुका है बैलेंस बैंड से। अगर वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो समझ लेना वो फ्री हो चुका है, मतलब उसको इतनी एनर्जी मिल गई है कि वो अपने न्यूक्लियस से फ्री हो गया है, अब वो भाग सकता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कंडक्शन बैंड का जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है और वैलेंस बैंड का जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इतना डिफरेंस आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है, और इसे हम लोग बोलते हैं बैंड गैप, एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा पाए, तो आपको इतनी एनर्जी, इनके बीच में जो गैप है ईजी एनर्जी बैंड गैप, इतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल गई तो वो वैलेंस बैंड से उड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एक बार कंडक्शन बैंड में वो चला गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रेडी है, समझे? तो जनरली होता क्या है कि स्टार्टिंग में मतलब अगर सपोज करो मैं बहुत ही कम टेम्परेचर रखूँ, या इनफैक्ट थियोरेटिकली बोला जाता है कि अगर मैं 0 केल्विन का टेम्परेचर रखूँ तो आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं जाता है, ठीक है? आपका कंडक्शन बैंड जो है पूरा खाली रहता है। तो अगर आपको भेजना है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो आपको थोड़ा सा उसको एनर्जी देना पड़ेगा। इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में मिल जाता है, जिसके वजह से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आप बैंड गैप के बेसिस पे सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इसके में आप डिफरेंस बता सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कंडक्टर्स, उसके बाद इंसुलेटर्स, एंड देन यू हैव सेमीकंडक्टर्स। देखो जहाँ तक कंडक्टर्स की बात है तो इसमें आपका जो बैंड गैप होता है वो 0 होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मान लो ये आपका वैलेंस बैंड है, सॉरी ये कंडक्शन बैंड है, तो ये कंडक्शन बैंड है आपका, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्शन बैंड है, और ये आपका वैलेंस बैंड है, ये वाला जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब दोनों ओवरलैप कर गए, दोनों ओवरलैप करके इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में गैप है ही नहीं। गैप नहीं है तो आपका ये जो आपका बैंड गैप है, बैंड गैप का वैल्यू कंडक्टर्स के लिए 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में भी है, दोनों के बीच में फर्क ही नहीं है ना, गैप ही नहीं है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंडक्टर्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फ्री रहते हैं। अगर वो वैलेंस बैंड में है, वैलेंस शेल वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले से ही फ्री हैं, वो पहले से ही कंडक्शन बैंड में है, मतलब आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स रेडी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए,
समझे। इसीलिए कंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी होता है वो काफ़ी हाई होता है। इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रेडी है कंडक्ट करने के लिए, आपको एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स में ये बैंड गैप बहुत ही बड़ा होता है। देख रहे हो, ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि आप अगर कितना भी इसको एनर्जी दोगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे दिया तो क्या होगा, सर हम एनर्जी देते चले जाएंगे, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर क्या होगा, मान लो आप हीट कर रहे हो या बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो क्या होगा, आपका मटेरियल जल जाएगा पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, समझे। अगर हल्का फुल्का गया भी तो कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि उस करंट का कोई फ़ायदा ही नहीं, कंडक्टिविटी ना के बराबर आप मान सकते हो। इतना गैप होने की वजह से इंसुलेटर्स में जो है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है भागने के लिए, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो एकदम ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की तो उसका क्या हाल है। वेल सेमीकंडक्टर्स जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में देखो आपका, एक सेकेंड ना, सेमीकंडक्टर्स में अगर आप एनर्जी लेवल बनाते हो तो इसमें ये आपका कंडक्शन बैंड और इसमें वैलेंस बैंड। अब देखो इसमें जो बैंड गैप होता तो है लेकिन ये बैंड गैप काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम बैंड गैप होने की वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा सा एनर्जी अगर दोगे इलेक्ट्रॉन्स को तो बड़े आसानी से वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, समझे, और जिसकी वजह से आप वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा ही एनर्जी देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उसको फ्री करने के लिए, ताकि वो भाग पाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। तो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है काफ़ी, पर थोड़ा बहुत एनर्जी तो देना ही पड़ रहा है उसको। तो इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि कंडक्टर्स में कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रेडी है भागने के लिए। तो आपने देखा कि हमने एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे या बैंड थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएशन देखा, राइट कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, मतलब देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। प्योर सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपको मिल जाएगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम है, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में कैसा होता है ना कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का मतलब है कि ये अब दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। 4 वैलेंसी है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब आपको पता ही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस तरीके से शेयर होता है, और ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये इस तरह से आपका चलता रहेगा, इसका फिर से सिलिकॉन के साथ बनेगा, ऐसे 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 ऐसा चलता रहेगा। तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो समझ जाओगे। बस कहने का मतलब ये है कि हर सिलिकॉन एटम एक दूसरे के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हर सिलिकॉन एटम एक 4 अलग अलग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें ये एक तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में शामिल होते हैं, ठीक है, और ये आपके एटम्स के बीच का बॉन्ड है। ये हो गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन की जो बात हमने की है। अगर प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मैं बैंड डायग्राम बनाता हूँ। तो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया और ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। फिलहाल तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड में हम मान के चल रहे हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसको 0 केल्विन पे रखा हुआ है, एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे रखा है।
लोएस्ट टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन्स आपका वैलेंस बैंड में होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री नहीं होगा और कंडक्शन बैंड पूरा आपका खाली होगा। मान लो आपने इसको हीट करना चालू किया, ठीक है, या एटलीस्ट आपने रूम टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो हीटिंग की वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कूद के चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कूद के जाने का मतलब ये है कि इनके पास इतनी एनर्जी आ चुकी है कि अब वो कंडक्शन बैंड में गए हैं और वो फ्री हो चुके हैं। फ्री हो गए मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड ना, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर चला गया। देखो अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा कहाँ से। यहाँ पे देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड जो बनाता है वो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं, समझे। तो ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं वो लास्ट शेल वाले यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये फिलहाल कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में है। उनको एनर्जी दोगे, एनर्जी ये गेन करेंगे और वो छूट जाएंगे अपने एटम से, इसका मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा वो, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ से ये छूट जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब ये है कि ये कंडक्शन बैंड में जा चुका है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि ये कंडक्शन बैंड में जा चुका है। पर उसने किया क्या, उसने एक बॉन्ड तोड़ा है। बॉन्ड तोड़ने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तड़प उठेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा और ये जगह फिलहाल इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तुमने छीन लिया, तोड़ दिया बॉन्ड को, तो ये जगह जो है इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प उठेगा, इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं ऐसा कि एक होल क्रिएट हो जाएगा, और ये होल क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपने वैलेंस बैंड से निकाल दिया है तो वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा, समझे। होल क्रिएट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वैकेंसी हो गई है, वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगल बगल में देखा तो पकड़ के खींच लेगा, हालांकि इसको नहीं खींच पाएगा, इसके पास इतनी एनर्जी है कि इसको खींचना मुश्किल है, तो ये फ्री हो चुका है। पर ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने में कैपेबल है, खींच सकता है, तो एक होल क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड में। वैसे मान लो कोई दूसरा बॉन्ड टूटा, वैलेंस बैंड से एक और इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, फिर यहाँ पे एक और चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो आपके वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गए। तो ये इसको बोला जाता है होल्स, जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आप देख सकते हो सेम होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए हैं उतने ही होल्स जनरेट हो जाएंगे आपके वैलेंस बैंड में। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और होल की डेंसिटी की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आप एक सिलिकॉन का एक 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उसे होल डेंसिटी बोलेंगे। इस केस में जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, उसकी डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ऐसा इस केस में होता है, समझे। ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपने ऐसे मटेरियल को जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उड़ के जा चुका है कंडक्शन बैंड में, अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया या बैटरी लगा दिया, तो बैटरी में होगा क्या बताओ, बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो चुके हैं, वो भागने के लिए तैयार है। तो मान लो आपने यहाँ पे दोनों साइड से एक बैटरी लगा दिया और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, तो अब पॉजिटिव पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और होल्स यहाँ पे ये जो आपके नेगेटिव पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे भागना चालू कर देंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब हमें भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भागता है हम क्या बोलते हैं कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भाग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, करंट उल्टे डायरेक्शन में भाग रहा है, और ये करंट किसके वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, तो हम इसे IE लिख देंगे। देखो गौर करने वाली बात यह है कि आपका जो होल्स है ये होल्स भी भागने लग जाता है। होल्स कैसे भागता है, देखो एक्चुअली क्या है ना कि होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। होल पॉजिटिव चार्ज की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि देखो होल क्या है,
होल बेचारा जो होल होता है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो तो जो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ ये सामने वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच लेता है। अब सामने वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसको अगर ये खींच लेगा तो ये होल को भर देगा। अब होल जैसे ही भर दिया, देखो यहाँ पे होल था याद रखना, तो अब क्या हुआ, सामने वाला इलेक्ट्रॉन सामने वाले जगह से अगर निकल चुका है तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया ना। अब ये होल क्या करेगा, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, भर जाएगा, तो होल यहाँ आ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि होल एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज लगा के रखा हुआ है ना बैटरी का, और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा के रखा हुआ है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, ठीक है, और होल्स आपका आगे ट्रैवल कर रहा है। देखो होल ट्रैवल कर रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, होल तो खाली जगह है। बस हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जंप करते जा रहा है, जिसकी वजह से होल आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो अल्टीमेटली भाग तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है यहाँ पे, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि तुम होल को पॉजिटिव चार्ज मानो और होल आगे बढ़ रहा है ऐसा समझ के लो। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो होल्स है ये पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग रहे हैं, मतलब रिपेल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम होल को मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है। ये एक और चीज़ है, वो खींच किसको रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो होल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव के चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और इसीलिए होल्स बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज। तब होल जहां भागेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहां भागता है उस डायरेक्शन में करंट होता है। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां भागेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज के पास होल भागता है, तो ये सारे के सारे वैलेंस बैंड में होल्स भी भागने लग जाएंगे। होल भी उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है। तो अब करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, होल जहां भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारा होल का करंट होगा, उसे हम IH लिखेंगे। और टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या हो जाएगा, I दैट इज इक्वल टू IE प्लस IH। ये टोटल करंट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। लेकिन ये जो करंट होता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम वैल्यू होता है, समझे। ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना वो काफ़ी कम वैल्यू है, मतलब माइक्रो एम्पियर में करंट देता है, जो मामूली सा करंट होता है। पर हमें मान लो इससे ज़्यादा करंट चाहिए, हमें लगभग इससे 1000 गुना ज़्यादा करंट चाहिए होता है अगर आप कोई डिवाइस को ऑपरेट करना चाहते हो तो फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये इतना ज़्यादा करंट नहीं दे पाता है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट देता है। तो हमें इसकी कंडक्टिविटी इससे और बढ़ानी है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपके जो कंडक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स, उसकी कंडक्टिविटी आपके कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब इसकी कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की उतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम करते हैं इसके अंदर मिलावट, और मिलावट करके एक दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है इसको बोला जा सकता है मिलावटी सेमीकंडक्टर। इसमें कुछ मिलावट करते हैं, बाहर से कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं। जो बाहर से ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है डोपिंग। तो यहाँ पे हम करते हैं डोपिंग, बाहर से ऐड करने का मतलब डोपिंग करना, ठीक है, डोपिंग कर देते हैं। और जो डोपिंग किया हुआ एटम है, फॉरेन एटम, उसके बेसिस पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों टाइप को पढ़ेंगे हम लोग। डोपिंग किस तरह से होता है ये भी देखते हैं, मिलावट किस तरह से होता है तो वो भी देखते हैं। तो सबसे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब देखो, अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में होता है आपका सिलिकॉन। ये सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम के साथ आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे 4 सेम सिलिकॉन एटम है, और उसके अलावा पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है। वो नेटवर्क मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है, ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, हम बाहर से कोई एक एटम लाते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट का एटम लाते हैं, और यहाँ से एक सिलिकॉन एटम को हटाते हैं, उसके अंदर ठूस देते हैं। अगर ये एटम पेंटावेलेंट एटम रहा, पेंटावेलेंट,
एटम जो बाहर से हम ला रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। जो आप बाहर से ऐड करते हो उसे इम्प्योरिटी कहा जाता है, मिलावट कहा जाता है। अगर ये बाहर से ऐड किया हुआ जो आपका इम्प्योरिटी है वो पेंटावलेंट है, पेंटावलेंट जैसे फॉस्फोरस होता है आपका P, फॉस्फोरस। पेंटावलेंट मतलब जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ऐसा कोई भी एटम या इम्प्योरिटी जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फॉस्फोरस के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फॉस्फोरस एक एटम उठा के डाल दो इसके अंदर। अब फॉस्फोरस के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, इन 4 सिलिकॉन एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए। लेकिन उसके अलावा इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, और वो एक और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पास। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही लूजली बाउंड है, लास्ट शेल में है, तो बहुत ही हल्के से इसके साथ चिपका रहता है। इसको बड़े इजीली आप फ्री कर सकते हो। जो लास्ट आपका 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया ना, इसको आप बड़े आसानी से फ्री कर सकते हो। फ्री हो गया बड़े आसानी से, इसका मतलब क्या, ये फट से चला जाएगा आपका कंडक्शन बैंड में। तो हमने देखा जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करूँ, जैसे कि ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो जैसे यहाँ पे जब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए थे। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन तो मैं बना ही देता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 3 होल आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो फॉस्फोरस ऐड करने की वजह से एक एक्स्ट्रा रह गया फॉस्फोरस का, ये बड़े आसानी से फ्री हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा आपके कंडक्शन बैंड में बड़े आसानी से। अगर आपको अब इससे क्या हुआ बताओ कि पहले के कंपैरिजन में आपकी कंडक्टिविटी बढ़ गए, क्योंकि पहले 3 ही इलेक्ट्रॉन थे कंडक्शन बैंड में, अब 4 हो गए इस फॉस्फोरस एटम को डालने के बाद। अगर आपको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या करोगे, आप फिर एक कोई फॉस्फोरस एटम कहीं और डाल दो सिलिकॉन को हटा के। तो ढेर सारे सिलिकॉन के एटम में बीच बीच में से मैं एक एक सिलिकॉन निकालता हूँ, उसमें फॉस्फोरस ठूसते जाता हूँ। जितना फॉस्फोरस डालूंगा हर फॉस्फोरस के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन से भर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं फॉस्फोरस एटम डाल सकता हूँ, कंडक्शन बैंड को भर सकता हूँ, और जिसकी वजह से आपका कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। जितनी कंडक्टिविटी चाहिए उतना डाल दो फॉस्फोरस, नहीं चाहिए तो कम कर दो। तो हम इसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी करंट आएगा, जिसको आई बोल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होगा होल्स के कंपैरिजन में। होल बहुत कम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आता है वो फार फार ग्रेटर देन होता है होल की वजह से जो करंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसी वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। समझ गए? तो भाई ये तो बात हो गई आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर की। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसी तरीके से आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है? देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो आपका पेंटावेलेंट ना होकर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होता है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को एक काम करता हूँ, एक सेकेंड ना, इधर भी लिख देता हूँ मैं, सॉरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और इस पूरे पार्ट को, अरे यार सॉरी, इस पूरे पार्ट को मैं क्लोन कर लूं और इसे यहां ले आता हूं। चलो, अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये सारी चीजें तो नहीं होंगी, बीच में यहाँ पे भी डोपिंग ही होगी, पर बीच में हम लोग जो एटम ऐड करेंगे या जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो होगा आपका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसके लास्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे लास्ट शेल में इसके कितने होने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसलिए इसको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल आपका इंडियम आ जाएगा।
इंडियम, इंडियम, इंडियम उठा के डाल दो बीच में, इससे क्या होगा बताओ? इंडियम आने की वजह से लास्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 के साथ तो शेयर कर लेगा, लेकिन ये बेचारा चौथा जो है वो चौथा भूखा ही रह जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इंडियम के पास है ही नहीं, 3 ही था, तीनों शेयर कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी और एक होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। और जो होल क्रिएट होता है वो हमेशा वैलेंस बैंड में क्रिएट होता है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इस केस में तो जो 3 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए थे उसके वजह से 3 होल्स तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, 3 होल्स यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, ठीक है। लेकिन इंडियम एटम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालने की वजह से एक होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और वो होल कहाँ पे क्रिएट होगा? वैलेंस बैंड में। तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि हमें पता है कि होल्स भी भाग के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर मान लो आपने और इंडियम एटम डाल दिया तो और होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप इस बार क्या कर सकते हो? इंडियम एटम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंडियम एटम डालकर वैलेंस बैंड को होल से भर सकते हो। जितना इंडियम एटम डालोगे उतना ही एक एक्स्ट्रा होल आपको मिल जाएगा वैलेंस बैंड में, और इस बार होल की वजह से जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट काफ़ी कम होगा। तो जितना आपको कंडक्टिविटी चाहिए उस हिसाब से आप इंडियम एटम ठूसते जाओ। अगेन हम यहाँ पे कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं। वैसे इस मामले में आप देखोगे तो नंबर ऑफ होल्स इज फार फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और करंट ड्यू टू होल इज फार फार ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात हो गई पी टाइप सेमीकंडक्टर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, पी टाइप हमें मिल गया, एन टाइप हमें मिल गया, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दो। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलता है। तो मान लो यहाँ पे आप या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक मटेरियल लो, उसके एक हिस्से को पी टाइप बना दो, पी टाइप, और उसके दूसरे हिस्से को एन टाइप बना दो। मान लो इसको हमने एन टाइप बना दिया, इसको पी टाइप बना दिया। अगर आपने पी टाइप बना दिया है तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ढेर सारे होल्स होंगे, ढेर सारे होल्स हैं, और इस साइड में अगर आपने इसको एन टाइप बनाया है तो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सारे आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। तो इस तरीके से आपका ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस पार्ट को जंक्शन बोला जाता है। जंक्शन पे दोनों मिले, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इस साइड में क्या है, होल पड़ा हुआ है। होल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की तड़प, सामने उसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा पकड़ के खींच लेगा, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे घुस जाएंगे इसके पास। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका पी टाइप कंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों ही न्यूट्रल थे, ये चार्ज नहीं है। यहाँ पे इनको पी टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर करंट जो है वो होल्स की वजह से आ रहा है, और होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, इसलिए पी टाइप बोला जाता है। ज़्यादातर करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये नाम तो है लेकिन इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है तक ना, ओवरऑल चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आपने जो फॉस्फोरस एटम बाहर से लाया है, एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, बाकी सारे भी जो है वो सब न्यूट्रल है, क्योंकि इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स भी पड़े हुए हैं। तो ये पूरा आपका पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर एज अ होल फिलहाल तो न्यूट्रल है। तो आप देखोगे तो ये पी टाइप और एन टाइप दोनों क्या है, न्यूट्रल है आपस में, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स चले गए उसके पास। अब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास आ गए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। पी टाइप का ये वाला हिस्सा जिसने इलेक्ट्रॉन को खींच रखा है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गए तो पीछे क्या छोड़ेंगे, पीछे ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, ठीक है।
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर आप स्पेस देखोगे तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। देखो अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज आपने जमा करके रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई आप पॉजिटिव चार्ज डालते हो तो ये उसे रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा। अगर इस बीच में कोई नेगेटिव चार्ज डालते हो तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। समझ गए? और भाग के साइड हो जाएगा। इसका मतलब इस बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल रह नहीं सकता, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल रहेगा तो फेंक दिया जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ फेंक दिया जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो यहाँ फेंक दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रहता नहीं है, इसलिए इस हिस्से को डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है। डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से इस दो पॉइंट के बीच में या जंक्शन के अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्योंकि देखो कहीं भी अगर आपने पॉजिटिव चार्ज जमा कर दिया, नेगेटिव जमा कर दिया, तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट हो गया है या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, ऐसा बोल सकते हो। तो वो जो भी पोटेंशियल जनरेट हुआ इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये बैरियर पोटेंशियल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से अब ये होल्स इसके पास नहीं आ पाएगा, या इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रॉन अब होल के पास नहीं जा पाएगा। क्योंकि जब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसे रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको पकड़ के रखेगा, आगे जाने ही नहीं देगा। जैसे मान लो ये कूद के यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको रिपेल करके भगा देगा और पॉजिटिव चार्ज उसको वापस खींच लेगा अट्रैक्शन की वजह से। तो अब ये मिलने नहीं देगा, क्योंकि होल से इलेक्ट्रॉन्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है बीच में इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है बैरियर पोटेंशियल। ये जो आपका सिस्टम तैयार हुआ है, और इसमें अगर आप लोग मान लो कोई कनेक्शन लगा दिया दो ताकि आप इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज कर पाओ, तो इसे हम लोग बोलते हैं पी-एन जंक्शन डायोड। पी-एन जंक्शन डायोड। तो ये आपका पी-एन जंक्शन डायोड है। ठीक है। ये पी-एन जंक्शन डायोड को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। जो डंडा वाला साइड है ये आपका एन साइड होगा। जो ये वाला पार्ट है ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आपको, उसका बेस वाला पार्ट है, ये आपका पी साइड होता है हमेशा। तो ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। पी टाइप वाले पार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन टाइप वाले पार्ट को हम डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका, क्योंकि हम बार बार ये वाला पिक्चर नहीं बना पाएंगे ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बड़ा ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, इसके जगह पे ये सिंबल यूज करते हैं, पी-एन जंक्शन डायोड। ठीक है, समझ गए? इस पी-एन जंक्शन डायोड को अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको हम करते हैं बाइजिंग। यहाँ पे बोला जाता है बाइजिंग। बाइजिंग मतलब यहाँ पे इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, सेल के साथ। अब सेल के साथ किस टाइप से कनेक्ट किया जाता है, इसके बेस पे दो टाइप की बाइजिंग की बात की जाती है। सबसे पहली बात होगी यहाँ पे फॉरवर्ड बाइजिंग। हम इसको करेंगे फॉरवर्ड बायस, डायोड को करेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में देखो क्या होता है, यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, कहाँ गया? हाँ, फॉरवर्ड बायस में देखो क्या होता है कि आपका ये मान लो डायोड है, ये इसका एन टाइप है, ये इसका आपका पी टाइप है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। अब फॉरवर्ड बायस में सॉरी ये सिर्फ डायोड है आपका। फॉरवर्ड बायस कैसे करोगे? इसके पी को पकड़ के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में डाल दो और एन को पकड़ के इसके नेगेटिव टर्मिनल में डाल दो। इस टाइप का अगर आपने सेल के साथ कनेक्शन किया है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। समझ गए? अब फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो ये ग्राफ जो होगा वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम करंट प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल प्लॉट करेंगे। और इस वाले हिस्से में हम लोग जो भी फॉरवर्ड बायस हमने किया होगा, ये फॉरवर्ड बायस का आपका ग्राफ इस वाले हिस्से में आएगा। ना देखो यहाँ पे अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में बैटरी में आपने क्या कर रखा है, पी वाले साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि पी वाले साइड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है,
और एक काम करते हैं, इसको उल्टा बना देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये आपको वहाँ n है ना, तो यहाँ n बना देते हैं और ये p बना देते हैं इस तरीके से। n is connected to negative terminal of the battery, p is connected to positive terminal of the battery, ऐसा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर दिया और n वाले साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नेगेटिव है तो पुश करेगा जंक्शन की तरफ, ये जंक्शन है आपका, और होल्स जो है, होल्स को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, पुश करेगा आगे की ओर। तो एक्चुअली आपका जो बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने की कोशिश कर रहा है, और बीच में जो बैरियर है वो अलग करने की कोशिश कर रहा है, समझ गए। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होल्स जो है ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उनको प्यार है एक दूसरे से, वो मिलना चाहते हैं। इनकी मदद कौन कर रहा है, ये सेल कर रहा है। होल्स है पॉजिटिवली चार्ज माने जा सकता है इसको, तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उनको पुश कर रहा है जंक्शन की तरफ, होल्स को पुश किया जा रहा है जंक्शन की तरफ, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने की कोशिश की जा रही है सेल द्वारा। तो ये प्यार का दोस्त है, दोनों जो प्यार कर रहे हैं उनका दोस्त है। बीच में प्यार का दुश्मन है, वो उनको मिलने नहीं दे रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करके रखा है। तो इस जंग में मुझे बताओ कि जीतेगा कौन, प्यार का दोस्त जीतेगा या प्यार का दुश्मन जीतेगा? वेल देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है, मजबूत कौन है। बैरियर पोटेंशियल जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है अगर हम सिलिकॉन की बात करें, और जर्मेनियम की बात करें तो 0.3 होता है। जनरली लोग सिलिकॉन की बात करते हैं तो हम सिलिकॉन की बात करेंगे, 0.7 वोल्ट का यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल होता है। अगर तुमने सेल जो है, जो सेल लगा रहे हो वो 0.7 से ज़्यादा लगाया, तब तो भाई दोस्त भारी पड़ जाएगा, सेल भारी पड़ जाएगा, इसको मिला देगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा सेल जो है वो 0.7 से कम है, 0.6 ही है, तो कुछ नहीं होगा। तब क्या होगा, तुम्हारा दुश्मन जीता हुआ रहेगा क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है। तो 0.7 वोल्ट तक आप क्या करो, जैसे मान लो अभी फिलहाल इसका 0 वोल्ट है, तो आप इसको बढ़ाते जाओ। कहाँ तक बढ़ाओगे, 0.7 वोल्ट तक। और 0.7 वोल्ट तक कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल है सामने। 0.7 वोल्ट तक अगर आप इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, करंट आपका 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे नहीं, होल्स भागेंगे नहीं, करंट 0 होगा। हल्का फुल्का आपको करंट यहाँ पे ज़रूर दिख जाता है क्योंकि 2-4 होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीछे से भागते रहते हैं, 2-4, बहुत मामूली सा, जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो भागते रहते हैं, तो आपको हल्का फुल्का करंट दिख जाएगा। और इस करंट का वैल्यू आप 0 के बराबर मान सकते हो क्योंकि बहुत कम होता है, ठीक है। 0.7 के बाद क्या होगा बताओ, अगर आपने इसका पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का जो ईएमएफ है या वोल्टेज है 0.7 से ज़्यादा कर दिया मान लो, ठीक है, 0.8 वोल्ट या 0.9 वोल्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब बैटरी भारी पड़ जाएगा, पुश कर देगा और इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके रुकेगा नहीं और होल्स भी यहाँ आके रुकेंगे नहीं, बल्कि इन होल्स को ये नेगेटिव वापस खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव खींच लेगा अपनी तरफ, यानी कि होल्स को यहाँ पे खींच लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे खींच लिया जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स भागना चालू कर देगा यहाँ पे, या आप बोल सकते हो कि होल्स यहाँ पे भागना चालू कर देगा। होल्स के भागने की वजह से करंट आ जाएगा IH, और इलेक्ट्रॉन के भागने की वजह से भी करंट आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहाँ भागता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। तो इस तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट में, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, N नेगेटिव के साथ, P पॉजिटिव के साथ, तो 0.7 वोल्ट का अगर आपने बैटरी लगा रखा है, 0.7 वोल्ट तक का बैटरी अगर लगा रखा है, तो उसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। 0.7 के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, और ये ग्राफ को फॉलो करेगा। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। तो आप सिंपल सी बात मान सकते हो कि अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा 0.7 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा, अगर ऐसा है तो फॉरवर्ड बायस में आपका कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता जाएगा, और अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो तो करंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके रिवर्स बायस की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड केस यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में हम उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब कनेक्शन उल्टा कर देते हैं। ये आपका एन साइड, ये आपका पी साइड, एन कनेक्टेड होता है पॉजिटिव से, पी कनेक्टेड होता है नेगेटिव से, ठीक है, उल्टा पड़ जाता है ना। देखो एन कनेक्टेड है आपके पॉजिटिव से, ये एन कनेक्टेड पॉजिटिव से, पी कनेक्टेड है नेगेटिव से। इससे क्या होगा, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव वाला साइड जो है इन होल्स को अपनी तरफ खींचेगा और रोक के रखेगा, मिलने नहीं देगा, इसके इलेक्ट्रॉन से मिलने नहीं देगा, बल्कि अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव वाला जो बैटरी का टर्मिनल है, सेल का टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और मिलने नहीं देगा होल इलेक्ट्रॉन को। मतलब इस बार सेल भी आपका अगर उल्टा लगा दिया तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर रहा है और उनका दुश्मन बन गया है। अब सेल भी इस दुश्मन के साथ दुश्मन बन चुका है और इस बैरियर को और मजबूत करता जाता है खींच खींच के, और बैरियर को बड़ा करता जाता है, और करंट फ्लो होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल ही नहीं पाएंगे। दोनों अब एक साथ काम कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल और बैटरी जो सेल है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से दूर रख रहे हैं। ऐसे केस में कोई करंट फ्लो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अब ये जो रिवर्स बायस का करंट और वोल्टेज है हम यहाँ पे बनाएंगे, ये वाले हिस्से में। तो आपका ये मान लो -I हो जाएगा और -V, क्योंकि हमने बैटरी उल्टा कर दिया तो हमने V का -V कर दिया, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसको नेगेटिव में लेंगे, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग उसको भी नेगेटिव में लेंगे। तो आप देखोगे कि वोल्टेज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हल्का फुल्का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा बहुत आपको करंट दिखेगा, पर आप करंट इस केस में 0 मान सकते हो, करंट फ्लो होगा ही नहीं, ऐसा माना जा सकता है इस केस में, समझे। हाँ, एक चीज जरूर हो जाता है कि अगर आपने ये वोल्टेज कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा, तो पीछे से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या करते हैं, घूमते घूमते ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना है ना, उसे तोड़ देते हैं, ऐसे कट 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 करके तोड़ देते हैं, बहुत फास्ट भागने लग जाते हैं। कुछ ज्यादा ही अगर आपने पोटेंशियल रिवर्स बायस का बढ़ा दिया, रिवर्स बायस में ये पोटेंशियल आपने उल्टा जो लगाया है कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, तो जो पीछे से 2-4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे इतना फास्ट हो जाते हैं कि इन सबको तोड़ डालते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को फ्री कर देते हैं और पूरा का पूरा बैरियर ही तोड़ देते हैं। अब एक बार बैरियर अगर टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं जबरदस्त तरीके से, और बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो होना चालू हो जाता है, इतना ज्यादा कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो शायद आपका जो डिवाइस है या डायोड है वो डैमेज भी हो सकता है। इसे हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं, ब्रेक डाउन, और ये जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ऐसे केस में आपका करंट जो है वो इनडेफिनेटली जबरदस्त अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहां पर नहीं जाते हो तो आप मान के चल सकते हो कि आपका रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखोगे, फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है, एन नेगेटिव पी पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होगा इसमें, और अगर नेगेटिव एन पॉजिटिव के साथ पी नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। फिलहाल के लिए मान के चलेंगे कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रेकडाउन जो है वो एक स्पेशल केस में हम इसका यूज जरूर करते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ के रखना कि ये जो ब्रेकडाउन है आपका, यहाँ तक हम ना पहुंचे तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो, अगर आप इस हिस्से में देखो तो ब्रेकडाउन के पहले रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है डायोड के थ्रू। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो था ना वो 11th स्टैंडर्ड का सारा टॉपिक था, ठीक है। इसको मैं एक वीडियो में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा 11th का पार्ट कवर हो गया। किसी का अगर 11th का पार्ट बहुत अच्छे से आता है तो ये वीडियो को स्किप कर सकता है। वैसे ये बात मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी, ये लास्ट में बोल रहा हूँ, पर ठीक है। ये 11th का पहला वाला पार्ट जो होगा 11th का पार्ट का वीडियो है, और ये देखे बिना देखो आपको 12th वाला समझ में नहीं आएगा अगर आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, क्योंकि 12th जहाँ मैंने 11th खत्म किया ये पार्ट, यहीं से अब 12th स्टार्ट होगा, समझे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बिना अगर आपको ये सब नहीं पता है तो शायद 12th का पार्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। तब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।